उत्तराखंड के लिए औद्योगिक निवेश जुटाने चेन्नई पहुंचे सीएम धामी। इन्वेस्टर समिट के लिए करेंगे रोड शो। हेल्थ केयर, फार्मा, एनर्जी सेक्टर के उद्यमियों से करेंगे मुलाकात। बाजपुर में बुधवार हुए सड़क हादसे के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत को कराया गया जौलीग्रांट अस्पताल में भर्ती। कमर और गर्दन में आई चोटें, सीने में दर्द की भी शिकायत। 27 अक्टूबर से 3 दिवसीय द बीटल्स का किया जाएगा आयोजन। द गंगा फेस्टिवल का होगा शानदार आगाज। सीएम धामी करेंगे फेस्टिवल का उद्घाटन। 27 अक्टूबर को नहीं होगा कोटद्वार दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन। रेलवे बोर्ड ने कार्यक्रम किया स्थगित। रेल मंत्री वर्जुली करेंगे ट्रेन का उद्घाटन। 30 अक्टूबर को होगी प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक। आ सकता है कर्मचारियों के दिवाली का बोनस प्रस्ताव। कई अन्य मुद्दों पर की जाएगी चर्चा। और एक दिन में ही केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग हुई फुल। 15 नवंबर को बंद हो रहे हैं धाम के कपाट। देश विदेश से श्रद्धालुओं का लगेगा तांता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को ट्रिप्लिकेन चेन्नई में स्थित भगवान विष्णु के अलौकिक अवतार पार्थ सारथी भगवान के पौराणिक मंदिर में पूजा अर्चना की और समस्त प्रदेशवासियों की उन्नति और कुशल क्षेम के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना भी की। पार्थ सारथी मंदिर में भगवान विष्णु के 4 अवतारों कृष्ण, राम, नरसिंह और भगवान बराह की पूजा होती है। मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है और इसकी वास्तुकला अद्भुत है। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों की तैयारी तेज हो गई है। इन्हीं तैयारियों के बीच सत्ताधारी दल बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 सीटों पर मंथन शुरू कर दिया है। पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से 2022 के विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 सीटों को लेकर रिपोर्ट मांगी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी ने इन सीटों पर मत प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया था। पार्टी ने यह जिम्मा लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को सौंपा था। पार्टी सूत्रों के अनुसार कुछ सांसद अभी तक आवंटित विधानसभा सीटों में नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में पार्टी की चुनाव तैयारी प्रभावित हो रही है। इसे देखते हुए राज्य संगठन की ओर से सभी सांसदों से आवंटित विधानसभा क्षेत्रों को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। दरअसल भाजपा लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुटी हुई है और एक बूथ पर जीत के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। इसी को देखते हुए भारी हुई सीटों पर फोकस किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा की इन तैयारियों पर कटाक्ष करते हुए लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर संपर्क और संवाद करने वाली पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता लगातार 24/7 काम करते हैं। लोकसभा चुनाव पर सभी कार्यकर्ताओं का फोकस है और जिन लोकसभा क्षेत्रों में पड़ने वाली विधानसभाओं में हमारा प्रत्याशी जीत नहीं पाया था या जहां हमारे प्रत्याशी विधायक नहीं बन पाए थे, उन क्षेत्रों पे हम फोकस भी कर रहे हैं और जहां जीते हुए क्षेत्र हैं उनको भी फोकस कर रहे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूर्व में भी सभी सांसदों से निवेदन किया है कि वो उन क्षेत्रों पर ज़्यादा फोकस करें जहाँ से हम लोग चुनाव हार गए थे, जिन क्षेत्रों से। तो हमारे सभी सांसदों ने वहाँ प्रवास भी किया है, संपर्क भी किया है, जनसंपर्क भी किया है, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का भी किया है। तो ऐसी प्रक्रिया लगातार निरंतर चलती रहती है और पार्टी समीक्षा भी करती है कि क्या उसके बाद इनपुट आया है, क्या सुझाव आए हैं, उसको देखने का काम करती है। ये काम आगे बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव में लोग परिवर्तन के पक्ष में हैं और धीरे धीरे देश का मानस परिवर्तन के पक्ष में आ रहा है। शुरुआत हिमाचल, कर्नाटक से, फिर लेह कारगिल के जो वह हैं लोकल वहाँ की परिषद है उसके चुनाव से हुई। उनमें सब में कांग्रेस जीती है। अब ये जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में भी कांग्रेस जीतेगी। एक तरफ जहां भाजपा हारी हुई विधानसभा सीटों पर मंथन कर रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर कार्य पूरा करने का दावा किया है। इसी के तहत लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का जमीनी स्तर पर पुनर्गठन का काम पूरा हो गया है। पार्टी ने बूथ और ब्लॉक इकाई के बीच मंडल इकाई का गठन कर लिया है। हर 10 बूथ को मिलाकर एक मंडल बनाया गया है। नए पंचायत स्तर पर संगठन अब खत्म कर दिया गया है। वही भाजपा ने कांग्रेस के इस मॉडल पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा की ओर से
अब तक कार्यकारिणी न बनाए जाने पर चुटकी ली है। वहीं आम आदमी पार्टी ने नई कार्यकारिणी पर मंथन शुरू किया। पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी पर मंथन शुरू कर दिया। बिल्कुल, नगर निकाय के चुनाव जो हैं उसके मुहाने पर हम हैं। लोकसभा चुनाव में अब 6 महीने से कम का वक्त रह गया है। इस करके कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को पूरी तरह से मजबूती की ओर ले जा रही है। ग्राउंड लेवल पे काम चल रहा है। बूथ और ब्लॉक कमेटियों का गठन हो रहा है और उनमें जिला स्तरीय सम्मेलन कराने की भी हम तैयारी कर रहे हैं। और आजकल लगातार हमारे जिला अध्यक्षों के साथ माननीय अध्यक्ष जी बैठक ले रहे हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बैठक ले रहे हैं और बहुत जल्द आपको एक पूरा खाका तैयार होते हुए दिखेगा, जिसमें प्रभारी और पर्यवेक्षक तमाम जिलों में अलग अलग विधानसभाओं में भेजे जाएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी कॉपी पेस्ट पार्टी है। जब कोरोना वैश्विक महामारी थी तो भारतीय जनता पार्टी डिजिटल रैलियां कर रही थी, डिजिटल संवाद अपने कार्यकर्ताओं से कर रही थी और हमारा एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर जाकर के नर सेवा नारायण सेवा कर रहा था। कांग्रेस तमाम जो है लॉकडाउन थी। अब कांग्रेस कहती है कि मंडल बनाएगी, कांग्रेस कहती है कि बूथ की स्थापना करेगी, कांग्रेस कहती है कि प्रशिक्षण देगी। कॉपी पेस्ट पार्टी है, कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो नेता हैं, जिस प्रकार से आपस में खींचातान उनके नेताओं के बीच में रहती है, ये सारा उत्तराखंड जानता है। और वो क्या प्रशिक्षण देंगे, जिनके प्रदेश अध्यक्ष थे अब तक, जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने लगभग साल भर होने वाला है, अब तक वो कार्यकारिणी तो बना नहीं पाए, तो प्रशिक्षण क्या देंगे। ठीक है। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व उत्तराखंड में अब नए सिरे से प्रदेश से लेकर के पूरे जमीनी स्तर तक पदाधिकारियों के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सबसे पहले कल माननीय जो संदीप पाठक जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने प्रदेश के वर्तमान संगठन को भंग करने का काम किया। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब संगठन को नए सिरे से गठित करना होता है तो उससे पहले पुराने कार्यकारिणी को भंग किया जाता है और ये एक अपेक्षित काम था, क्योंकि उत्तराखंड में प्रभारी और सह प्रभारी 2 नए लोगों को जिम्मेदारी मिली और उन्होंने प्रदेश के सभी 13 जिले में जाकर के जो वॉलंटियर मैपिंग का काम किया, तो पहले चरण का काम पूरा हुआ। अब उसके बाद प्रदेश की कार्यकारिणी को गठन करने के लिए राज्य के अंदर आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों की पूरी सूची हमारे केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंच गई है और उसमें से चिन्हित करके प्रदेश स्तर से लेकर के और विधानसभा स्तर तक लोगों को जो जिम्मेदारी दी जाएगी, तो उसकी सूची हम उम्मीद कर रहे हैं कि दिवाली के तोहफे के रूप में हमारे बीच में होगी। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में अब 6 महीने से भी कम का समय रह गया है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने जीत का गुणाभाग करना शुरू कर दिया। एक तरफ बीजेपी जहां चुनावी तैयारियों से सभी दलों से आगे है, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अभी अपनी कार्यकारिणी पर ही मंथन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि बिना कार्यकारिणी के तमाम विपक्षी दल कैसी तैयारियों में लगे हैं, ये अपने आप में रहस्य है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को ट्रिपली केन चेन्नई में स्थित भगवान विष्णु के अलौकिक अवतार पार्थसारथी भगवान के पौराणिक मंदिर में पूजा अर्चना की और समस्त प्रदेशवासियों की उन्नति और कुशल क्षेम के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। पार्थसारथी मंदिर में भगवान विष्णु के 4 अवतारों कृष्ण, राम, नरसिंह और भगवान वाराह की पूजा होती है। मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है और इसकी वास्तुकला अद्भुत है। रुक करेंगे अगली खबर का। पूर्व सीएम हरीश रावत जोलीग्रांट के हिमालयन अस्पताल में भर्ती हो गए। हरीश रावत बाजपुर के एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे, तभी उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। देर रात करीब 12 बजे उनकी गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई। इस कारण उन्हें छाती समेत कई जगह चोट लग गई। उनके साथ कार सवार कमल रावत के पैर में फ्रैक्चर हो गया, जबकि अजय शर्मा, पीएसओ नितिन मलिक और ड्राइवर को भी चोटें आई। वहीं हरीश रावत देर शाम जोलीग्रांट के हिमालयन अस्पताल उनको लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच की। इस बीच उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना भी रावत का हालचाल जानने जोलीग्रांट अस्पताल पहुंचे।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में अगले साल आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों में धामी सरकार लगी हुई है। राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि सरकार इस आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार ने अधिकांश तैयारियां पूरी कर ली हैं और प्रदेश सरकार इन खेलों के सफल आयोजन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसके लिए एक आपको बता दें हाई पावर कमेटी का भी गठन पहले ही किया जा चुका है। खेल मंत्री ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसके तहत देहरादून, पिथौरागढ़, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। राष्ट्रीय खेल के आयोजन को लेकर सरकार बहुत ही गंभीर है और राष्ट्रीय खेल के आयोजन के संदर्भ में यदि आपने पिथौरागढ़ की सभा को देखा होगा, महासभा को देखा होगा, महारैली को देखा होगा, तो प्रधानमंत्री जी ने 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड करने जा रहा है, यह उनके उद्बोधन का हिस्सा रहा है। तो ये बहुत गर्व की बात है। सरकार भी पूरी गंभीरता के साथ में इसकी तैयारी कर रही है और इसको लेके हाई पावर कमेटी का भी गठन पहले ही किया जा चुका है और निर्माणाधीन चीज़ें जो हैं वो लगभग 80-90% वह पूर्ण होने की अवस्था में है और कुछ चीज़ें जो हैं वो समय के अनुसार ही या उसी समय के आसपास उसकी खरीद की जानी है, जो भी इक्विपमेंट्स इत्यादि लेने हैं। तो हमारी ओर से पूरी तैयारी है और ये राष्ट्रीय खेल का आयोजन अपने जनपद देहरादून में भी होगा, अपने जनपद हरिद्वार में भी होगा, अपने जनपद उधम सिंह नगर में भी होगा और अपने जनपद नैनीताल और एक हमारी अपेक्षा है कि पिथौरागढ़ में भी जो है हम एक राष्ट्रीय खेल की प्रतियोगिता वहां पर रखेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत 4 महीनों के लकी ड्रॉ निकाले हैं, जिसमें कुछ 6000 लोगों के इनाम के रूप में स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच निकले हैं। वित्त मंत्री ने देहरादून से विधानसभा स्थित कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के लकी ड्रॉ निकाले। उन्होंने बताया कि बिल लाओ इनाम पाओ योजना शुरू होने से लेकर अभी तक लोगों ने 90 करोड़ से अधिक के कुल 2,35,000 बिलों को अपलोड किया है। उन्होंने कहा है कि इससे समझा जा सकता है कि लोगों में इस योजना को लेकर कितना उत्साह है। उन्होंने इस योजना के तहत सर्वाधिक बिल अपलोड करने वाले टिहरी निवासी रविंद्र सिंह की सराहना की। उन्होंने कहा कि अन्य उपभोक्ताओं को भी अधिक से अधिक बिल अपलोड करने चाहिए। वित्त मंत्री ने बताया कि बिल लाओ इनाम पाओ योजना 30 नवंबर तक है, लेकिन सरकार इसे मार्च 2024 तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। दिवाली के बाद योजना के तहत मेगा पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर देहरादून से है, जहां महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा में महिला सशक्तिकरण एवं महिला कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की है। बैठक में समस्त जनपदों के जिला अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और मंत्री रेखा आर्या ने बैठक में पूर्व में दिए गए निर्देशों के पालन के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। साथ ही विभाग द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी वात्सल्य योजना का लाभ ले रहे लाभार्थियों की जानकारी ली। उन्होंने नंदा गौरा योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन में आ रही परेशानियों के संबंध में भी सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों से जनपदवार जानकारी ली है। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने विधानसभा की प्रवर समिति के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल से यमुना कॉलोनी देहरादून स्थित आवास पर मुलाकात की है। उन्होंने प्रवर समिति का कार्यकाल 2 माह आगे बढ़ाने पर नाराजगी जताई है। बैठक में मंच के अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी ने कहा कि यदि प्रवर समिति 2 हफ्ते में बैठक बुलाने की पहल करे, भर्ती कैलेंडर का लाभ राज्य आंदोलनकारियों को मिल सकेगा। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड सरकार के आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण पर विचार के लिए गठित प्रवर समिति का कार्यकाल 2 महीने और बढ़ा दिया है, जिससे राज्य आंदोलनकारी खासा नाराज है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिम के अंतर्गत आने वाले उधम सिंह नगर के बाजपुर क्षेत्र के कुछ अवैध पातन की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्रों से तराई पश्चिमी को लगातार अवैध
पाटन की सूचना मिल रही थी। वहीं लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आज रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिम के डीएफओ प्रकाश चंद आर्य के निर्देशन में प्रदीप कुमार धौलाखंडी उप प्रभागीय वनाधिकारी तराई पश्चिम वन प्रभाग रामनगर के नेतृत्व में अवैध पातन के विरुद्ध रामनगर से बाजपुर तक फ्लैग मार्च निकालते हुए छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें लाखों रुपए की अवैध जलोनी मिश्रित सोख्ता की 7 ट्रॉलियां लकड़ियां बरामद कर वन परिसर में रखी गई थी, जिसकी कीमत लाखों में है। डीएफओ ने कहा कि अभी लकड़ियों की कीमत का आकलन लगाया जा रहा है, लेकिन कीमत लाखों में है। था कि जिससे कि जो लोग जो है दोबारा से इस तरह की हरकतें ना करें। तो इसी क्रम में जब छापेमारी की गई है तो लगभग 10 से 15 जो ट्रैक्टर ट्रॉली में जो है वो सोख्ता, जलौनी और ये इस तरह की लकड़ी प्राप्त हुई और कई और जगहों पर भी अभी सूचना है, इसलिए इसको आगे भी भविष्य में इस तरह से और जो कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं, वो जो टाल में जो मटेरियल पड़ा हुआ था वो उठाने के लिए लगभग इतने ट्रैक्टर ट्रॉली, वो ट्रैक्टर हम अपने तरफ से ले गए थे, उनमें जो मटेरियल पड़ा हुआ था वो उठा करके लाए, उसमें लगभग इतना वॉल्यूम था उनका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पौड़ी से है, जहां पिछले 1 साल से लापता चल रहे एक बुजुर्ग को गुमखाल पुलिस ने सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। स्थानीय व्यक्ति द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी कि सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के किसी बुजुर्ग व्यक्ति के लापता होने की फोटो पड़ी है, जिसे सतपुली गुमखाल रोड पर देखा गया है। इस सूचना पर पुलिस टीम तुरंत ही सतपुली गुमखाल रोड पर गुमशुदा व्यक्ति को ढूंढते हुए मौके पर पहुंची। पुलिस टीम द्वारा उक्त व्यक्ति से मित्रतापूर्ण माहौल में वार्ता की गई। व्यक्ति स्पष्ट रूप से अपना पता नहीं बता पा रहा था। पुलिस टीम द्वारा उक्त व्यक्ति के पास से आधार कार्ड बरामद कर उसकी पहचान की गई। पुलिस टीम ने थाना बिलारियागंज से संपर्क किया तो उनके द्वारा बताया गया कि उक्त व्यक्ति के परिजनों ने 1 वर्ष पूर्व थाना बिलारियागंज पर उक्त व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कोटद्वार से है, जहां आपको बता दें पाखरों टाइगर सफारी के मामले में सीबीआई जांच का सामना कर रहे कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोटद्वार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान हरक सिंह रावत ने इस बार सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर ही खुलकर आरोप लगा दिए। धामी सरकार की कार्यप्रणाली को हरक सिंह रावत ने इस बार सीधे आरोपों को घेरे में खड़ा कर दिया। मैंने आपसे बात की थी कांग्रेस पाने के बाद और दोबारा भाजपा सरकार आने के बाद मैं देखा गया 2 बातें आज करना चाह रहा हूँ। मैंने पहले भी की थी आपसे, तो मैं एक बार पहले आया था, तब भी मैंने आपसे बात की थी कांग्रेस पाने के बाद और दोबारा भाजपा सरकार आने के बाद मैं आया था। देखा गया था एक किसी कार्यक्रम में, तो इसलिए शादियाँ बहुत थी, तो फिर मैं आज दुगड्डा में एक शादी में सम्मिलित हुआ, फिर मैं इधर से निकल रहा था। भाई तुम कम उम्र में मुख्यमंत्री बन गए, ईश्वर ने तुम्हें ऐसा मौका दिया कि तुम्हारी कोई उपलब्धि तो है नहीं कि तुम इतने सीनियर थे या इतना वो थे, चांस के बाद तुम मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अब मुख्यमंत्री बन गए तो तुम ये जो धंधे में लग गए ना, क्या आप सबसे ज्यादा पेपर लीक इसके समय में हुए रहे, अज्ञता हत्याकांड इसमें हुआ, सारी घटनाएं आप पिछले जब से जो है धामी जी मुख्यमंत्री बने तब से लगातार अगर आप देखोगे तो उत्तराखंड पीछे की ओर जा रहा है हर दृष्टिकोण से। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर हल्द्वानी से है, जहां बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी मिलने के बाद पूरे उत्तराखंड में बीजेपी और प्रदेश सरकार में जश्न का माहौल है। इस खुशी में बीजेपी ने हल्द्वानी के कुमाऊं संभाग कार्यालय में जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी, तो वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता कालाढूंगी से विधायक एवं जमरानी संघर्ष समिति के अध्यक्ष रहे वंशीधर भगत और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत के आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी मिठाई बांटी। इस मौके पर सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, इन सभी का
आभार व्यक्त किया। अगली खबर देहरादून से है, जहां पुलिस लाइन में ब्रीफिंग का आयोजन किया गया। एसएसपी अजय सिंह ने अधिकारियों और कर्मचारियों को इस दौरान ब्रीफ किया। ब्रीफिंग में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के प्रस्तावित जनपद भ्रमण कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा में नियुक्त किए गए समस्त पुलिस बल को जरूरी निर्देश दिए गए। ब्रीफिंग के दौरान कार्यक्रम में किए गए सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करते हुए वर्तमान सुरक्षा परिदृश्यों के दृष्टिगत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सजग एवं सतर्क रहकर अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने के निर्देश दिए गए। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर रामनगर से है, जहां रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिम टीम ने कार्बेट टाइगर रिजर्व वन निगम रामनगर वन प्रभाग तराई वेस्ट के साथ संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकालते हुए छापेमार कार्रवाई की, जिसमें तराई पश्चिम को लाखों रुपए की अवैध लकड़ी बरामद हुई। देखिए, जो उधम सिंह नगर हमारा अवैध पातन की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। बार बार यहाँ से अवैध पातन की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो उसी के क्रम में और ये पता चल रहा था कि ये अवैध पातन जंगलों में करके ये लोग जो है आसपास के उधम सिंह नगर के आसपास के क्षेत्रों में इन लोगों द्वारा टाल बना करके जो है वो उस लकड़ी की वहाँ बिक्री की जाती है। तो उसी सूचना को आधार मानते हुए हमने पूरे तराई वेस्ट की डिवीजन की पूरी सारी टीमों, सभी वन क्षेत्राधिकारियों और रामनगर वन प्रभाग, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और वन निगम की पूरी एक संयुक्त टीम के द्वारा बना करके हमारे जो प्रभागीय वनाधिकारी हैं उनके नेतृत्व में एक छापा मारा गया। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।